अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। इसी के साथ ये भी तवक्का है कि आप अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे होंगे। अपने तदरीसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज की डायरी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, आप सबसे पहले अब अपनी डायरी देखेंगे। दिन है हमारे पास आज बुध, तारीख़ है आज 19 अगस्त 2020। किताब सफ़ा नंबर 29 ता 30 पढ़ाई याद करेंगे हम। इसमें अहम नुकात हमारे क्या होंगे? महमूद के दौर में अलूमा फ़नून में तरक्की। महमूद कौन था? महमूद गज़नवी, जिसके बारे में हमने तारुफ़ पढ़ा था और उसका अहद हुकूमत भी पढ़ा है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसमें उसके अहद हुकूमत में या उसके अहद में या उसके दौर में अलूमा फ़नून उसमें तरक्की कैसे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात चशम, यह आपका किताब सफ़ा नंबर 29, जिस पे आज का हमारा टॉपिक है महमूद के दौर में अलूमा फ़नून में तरक्की। कल हमने पढ़ा था महमूद गज़नवी के बारे में। सुल्तान महमूद गज़नवी का अहद हुकूमत कैसा था, वो कहाँ पैदा हुए, उनकी बादशाहत के बारे में पढ़ा। आज हम क्या पढ़ेंगे? उनके दौर के अलूमा फ़नून में तरक्की कैसे हुई। सुल्तान महमूद गज़नवी अलूमा फ़नून का कदरदान था। कदरदान होता है जो किसी चीज़ की कदर को बहुत अच्छे से समझता हो। उसने फ़ारसी ज़ुबान की तरक्की के लिए काबिल कदर काम किया। काबिल कदर, कदर के काबिल। उसने गज़नी में बहुत से मदरसे कायम किए और इल्म अदब की खूब सरपरस्ती की यानी इल्म अदब को खूब परवान चढ़ाया। उसके दरबार में 400 से ज़्यादा शायर और अदीब थे। शायर होते हैं जो शेर गोई करते हैं और अदीब होते हैं जो कहानियाँ लिखते हैं, मुसन्निफ़ जिन्हें हम कह सकते हैं, जिनमें फिरदौसी और अलबिरूनी जैसे बाकमाल लोग भी शामिल थे। उसने गज़नी में एक आलीशान लाइब्रेरी बनाई, आलीशान बहुत अच्छी। उसके अहद में गज़नी इल्म और अदब का मरकज़ बन गया। यहाँ पे गज़नी से मुराद वही शहर है जहाँ पे सुल्तान महमूद गज़नवी पैदा हुए। उनका अहद हुकूमत भी इसी शहर में कायम रहा था। सुल्तान शानदार इमारत बनवाने में भी दिलचस्पी लेता था। उसने गज़नी में आली शान मस्जिद तामीर करवाई। उस्ताज़ा और तलबा के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए। वजीफ़े से मुराद यहाँ पे वो अज़ाफ़ी रकम गिनी जाती है जो तलबा या उस्ताज़ा को बतौर इनाम भी आप कह सकते हैं कि दी जाती हो। सुल्तान ने हर गांव और कस्बे में इंसाफ के लिए काजी मुकर्रर किए। पैमाइश और वज़न के पैमानों की निगरानी की जाती थी। इसके दौर में फ़ारसी ज़ुबान की अहमियत बढ़ गई और अरबी सिर्फ मजहबी ज़ुबान बनकर रह गई। इस दौर में आलिम और अजीम साइंसदान अलबिरूनी ने किताबुल हिंद में किताबुल हिंद उसने किताब लिखी थी। हिंदुओं के मुतालिक उसका नाम किताबुल हिंद रखा। हिंदुस्तान के लोगों की तर्ज ज़िंदगी और रस्म व रिवाज पर रोशनी डाली और फिरदौसी ने शाहनामा लिखकर फ़ारसी ज़ुबान व अदब में एक नई रूह फूंक दी। अच्छा, जिसके बाद अगला टॉपिक है हमारा गौरी ख़ानदान। अब इस लाइन तक जो था हमारा पुराना टॉपिक सुल्तान महमूद गज़नवी वो ख़त्म हो गया। उससे अगला उन्वान हमारा क्या शुरू हो रहा है? गौरी ख़ानदान। उसके सबसे पहले बादशाह है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इसकी अहद हुकूमत कब तक रहा? 1173 से 1206 तक। गज़नवी ख़ानदान के ज़वाल के बाद 1173 में गौरी ख़ानदान हुक्मरान बना। इससे आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1173 तक गज़नवी ख़ानदान की हुकूमत रही। 1173 में जब इन्हें ज़वाल आया तो उसके बाद जो थी वो गौरी ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत का बानी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी अपने भाई की वफ़ात के बाद 1203 में तख्त नशीन हुआ। इस ख़ानदान का ताल्लुक गौर से था। अफ़गानिस्तान में गज़नी और हिरात के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है। इस इलाके की निस्बत से इन्हें गौरी कहा जाता है। गौर पहाड़ी इलाके का नाम है। इसी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने की निस्बत से, इसी पहाड़ी इलाके से ताल्लुक़ रखने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता था? गौरी। गौरी उनकी ज़ात जो है वो कहाँ से उनको नाम मिला गौरी? इस पहाड़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से।
अच्छा जी, उसके बाद वो हमें नीचे आपको एक बॉक्स नज़र आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है मुल्तान, पंजाब, सिंध सरहद। ये सब क्या है? फतूहात। किसकी फतूहात? मोहम्मद गौरी, सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की फतूहात, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ रहे हैं। जो उन्वान हमने अभी शुरू किया है उसकी फतूहात के बारे में हम पढ़ेंगे अब। मुल्तान कब फतह किया इन्होंने? 1175 में। पंजाब 1187 में। सिंध 1178 ईस्वी में। सरहिंद